ये औरत एक प्राचीन मम्मी है जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है। इसे भारी जंजीरों से कसकर बांध कर रखा गया है ताकि ये कभी भाग न सके। इसके हाथों और गर्दन में लगी सिरिंजेस हर मिनट इसके शरीर में मर्क्यूरी डालती रहती हैं ताकि इसकी ताकत दबाई जा सके। कहा जाता है कि मर्क्यूरी में शैतानी ताकतों को कमजोर करने की शक्ति होती है, क्योंकि अगर ये औरत आजाद हो गई तो ये भयानक रेत के तूफान खड़े कर सकती है और सिर्फ उंगलियों की एक छुटकी से पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इस रहस्यमयी औरत का नाम प्रिंसेस अहमनेत है। 11वीं सदी में एक क्रूसेडर नाइट को इंग्लैंड में दफनाया गया था। उसके साथ उसकी कब्र में एक रहस्यमयी लाल पत्थर भी रखा गया था। आज के समय में जब मजदूर एक नया अंडरग्राउंड ट्रांजिट सिस्टम बना रहे होते हैं, तब उन्हें एक प्राचीन कब्रिस्तान मिलता है जिसमें कई क्रूसेडर नाइट्स दफन होते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर हेनरी जेकिल वहाँ पहुँचता है। वो एक ऐसा आदमी है जिसे सुपर नेचुरल चीजों का जुनून है। आते ही वो पूरी एक्सकेवेशन अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहाँ उसे एहसास होता है कि ये वही चीज है जिसकी तलाश वो कई सालों से कर रहा था, प्रिंसेस अहमनेत का खोया हुआ रहस्य। प्रिंसेस अहमनेत प्राचीन इजिप्ट के एक शक्तिशाली फिरौन की बेटी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही चालाक और खतरनाक भी। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे बख्शती नहीं थी। उस समय वो अपने पिता की इकलौती वारिस थी, इसलिए पूरा राज्य उसी के हाथों में जाने वाला था और लोग उसे देवी की तरह पूजते थे। लेकिन सिंहासन मिलने से पहले ही फिरौन के यहाँ एक बेटा पैदा हो जाता है, जिससे राजगद्दी का वारिस बदल जाता है। इस बात से अहमनेत खुद को अपने ही परिवार से धोखा खाया हुआ महसूस करती है। बदला लेने के लिए वो सेथ यानी मौत के देवता से एक खतरनाक समझौता कर लेती है। अपनी आत्मा के बदले सेथ उसे बेशुमार शक्तियां देता है, लेकिन बदले में अहमनेत को सेथ को एक इंसानी शरीर के जरिए दोबारा दुनिया में लाना होता है। अपने गुस्से में अंधी होकर वो न सिर्फ अपने पिता को मार देती है, बल्कि अपने छोटे भाई पर भी दया नहीं करती। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वादा पूरा कर पाती, इजिप्ट के पुजारी उसे पकड़ लेते हैं और जिंदा ही मम्मी बनाकर सजा देते हैं। अहमनेत को जिंदा मम्मी बना दिया जाता है। इसके बाद पुजारी उसे इजिप्ट से बहुत दूर दफना देते हैं ताकि वो कभी वापस न आ सके। आज के इराक में यूएस आर्मी सार्जेंट निक मॉर्टन और उसका साथी क्रिस उस जगह की तलाश में जाते हैं जहां अहमनेत को दफनाया गया था। क्योंकि डॉक्टर हेनरी जेकिल ने ही उन्हें इस मिशन के लिए चोरी छिपे पैसे दिए होते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान रखना होता है कि उनके ऑपरेशन का पता किसी और को न चले। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि पूरा इलाका हथियारबंद बागियों से भरा पड़ा है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि क्रिस डरकर वापस लौटना चाहता है, लेकिन निक उसे मिशन पूरा होने तक रुकने के लिए मना लेता है। कुछ ही देर बाद दोनों बागियों के साथ भयंकर गोलीबारी में फंस जाते हैं। मजबूर होकर उन्हें एयर स्ट्राइक बुलानी पड़ती है ताकि दुश्मन पीछे हट जाए। एयर स्ट्राइक के जोरदार धमाकों से वहां की जमीन धंस जाती है और गलती से अहमनेत की प्राचीन कब्र सामने आ जाती है। इसी दौरान निक लगभग उस विशाल गड्ढे में गिरने वाला होता है जो धमाकों की वजह से बना था। कुछ घंटों बाद कर्नल ग्रीनवे वहां पहुंचता है। आते ही उसे निक और क्रिस पर शक हो जाता है कि वो अपने सैनिक होने का फायदा उठाकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं और प्राचीन कीमती चीजें चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। निक और क्रिस तुरंत उन आरोपों से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो वहां सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि पास के गांव में बागियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। उसी समय आर्मी आर्कियोलॉजिस्ट जेनी हॉल्सी वहां पहुंचती है और सबके सामने आते ही निक को जोरदार थप्पड़ मार देती है। गुस्से में वो कहती है कि कुछ रात पहले शहर में वो उसके साथ थी, लेकिन बाद में निक ने उसका एक जरूरी नक्शा चुरा लिया। हालांकि निक इस बात से साफ इनकार करता है। कुछ देर बाद जेनी की नजर जमीन में बने उस विशाल गड्ढे पर पड़ती है। वो हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उस मकबरे का डिजाइन इजिप्शियन स्टाइल का है, जबकि वो लोग पर्शियन इलाके में खड़े हैं। उसके लिए ये बात बिल्कुल समझ से बाहर थी। जेनी ग्रीनवे को बताती है कि उसका काम ऐसे कीमती आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित करना है जिनकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है, इसलिए वो खुद नीचे जाकर जांच करना चाहती है कि आखिर वहां छिपा क्या है। इस वजह से ग्रीनवे निक और क्रिस को जेनी के साथ नीचे जाने का आदेश देता है, लेकिन वो सख्त चेतावनी भी देता है कि उन्हें वहां 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकना है। कुछ ही देर बाद तीनों उस प्राचीन मकबरे के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो नीचे वाले चेंबर में पहुंचते हैं, निक देखता है कि गुफा की छत से लगातार मरकरी टपक रही है। जेनी बताती है कि प्राचीन इजिप्शियन मान्यताओं के अनुसार मरकरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को दूर रखने और कमजोर करने के लिए किया जाता था। शायद इसी वजह से इस जगह को ऐसे बनाया गया था। वो लोग मरकरी के बहाव का पीछा करते हुए दूसरे चेंबर तक पहुंचते हैं। वहां जेनी पूरे इलाके की जांच करने लगती है, जबकि क्रिस चुपके से वहां बिखरे पड़े कंकालों से सोने के गहने चुराने लगता है। जेनी नोटिस करती है कि वहां मौजूद सारी मूर्तियां मर्क्यूरी लेक की तरफ मुड़ी हुई हैं। मामला तब और अजीब लगने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वहां ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो आम तौर
तौर पर मृतकों को अगले जीवन तक पहुंचाने के लिए की जाती थी। तभी जेनी को अचानक समझ आता है कि ये कोई साधारण मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन जेल है। वो बताती है कि मर्क्यूरी लेक से जुड़ी जंजीरों का मकसद किसी को अंदर खींचना नहीं था बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि जो भी वहाँ कैद हो वो कभी भाग न सके। तभी ग्रीनवे उनसे संपर्क करता है और चेतावनी देता है कि बागियों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो कहता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा, लेकिन जेनी वहाँ से जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि मर्क्यूरी के नीचे आखिर छिपा क्या है तब तक वो नहीं जाएगी। इसी बात पर क्रिस और जेनी के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी हंगामे के दौरान निक की नजर एक रस्सी पर पड़ती है जो ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी के नीचे किसी भारी चीज को पकड़े हुए हो। बिना देर किए निक उस पर गोली चला देता है। कुछ ही सेकंड बाद मर्क्यूरी लेक के अंदर से धीरे धीरे एक प्राचीन ताबूत ऊपर उठने लगता है। उसी समय गुफा के हर कोने से अनगिनत मकड़ियां बाहर निकल आती हैं। उनमें से एक मकड़ी क्रिस को काट लेती है जिससे वो घबरा जाता है और डर के मारे हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। निक जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मकड़ियां जहरीली नहीं हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद निक उस ताबूत को घूरने लगता है और अचानक उसे एक अजीब विजन दिखाई देता है जिसमें प्रिंसेस अहमानेत खुद उसके सामने आती है। वो उससे कहती है कि क्योंकि उसने उसे कैद से आजाद किया है इसलिए अब वही चुना हुआ इंसान है। कुछ पलों बाद जेनी उसे झंझोड़कर हकीकत में वापस लाती है और कहती है कि उन्हें ताबूत को बाहर ले जाना होगा ताकि उसकी ठीक से जांच की जा सके। निक अभी भी उस विजन से पूरी तरह डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो ग्रीनवे तक ये बात पहुंचा देता है। ग्रीनवे तुरंत एक हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि उस ताबूत को बाहर निकाला जा सके। जब ताबूत को धीरे धीरे हवा में उठाया जाता है तब निक देखता है कि दर्जनों कौवे उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं जैसे वो उस ताबूत की रखवाली कर रहे हों। कुछ समय बाद निक, क्रिस, जेनी और कर्नल ग्रीनवे एक एयर स्ट्रिप पर पहुंचते हैं। उसी दौरान आसमान में धीरे धीरे एक विशाल रेत का तूफान बनना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से उस ताबूत को मिलिट्री प्लेन में लोड करते हैं और फिर उसे इंग्लैंड ले जाने के लिए खुद भी विमान में सवार हो जाते हैं। उड़ान के दौरान क्रिस की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है, लेकिन विमान में मौजूद किसी को भी उसके अजीब व्यवहार पर खास ध्यान नहीं जाता। इसी बीच निक फिर से जेनी के करीब आने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद उसने सच में उसका नक्शा चुराया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं। लेकिन जेनी कहती है कि उसके मुताबिक निक सिर्फ एक चोर है जो कीमती चीजें बेचकर पैसे कमाता है। कुछ देर बाद जेनी ताबूत पर लिखी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू करती है। उन लिखावटों में अहमनेत की जिंदगी और उसके श्राप की कहानी छिपी होती है। उसी दौरान निक को फिर एक डरावना विजन दिखाई देता है। इस बार वो अहमनेत की पूरी कहानी देखता है, लेकिन अब उसे एक और खौफनाक सच पता चलता है। उसे एहसास होता है कि शैतान सेथ को इंसानों की दुनिया में वापस लाने के लिए उसी को चुना गया है। तभी अचानक क्रिस उठ खड़ा होता है जैसे अब वो अपने होश में ही ना हो। वो तुरंत एक चाकू लेकर ताबूत खोलने की कोशिश करता है। ग्रीनवे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे चाकू मार देता है। इसके बाद क्रिस, निक और बाकी लोगों को मारने की भी कोशिश करता है। मजबूर होकर निक को अपने ही साथी पर गोली चलानी पड़ती है। उसी पल हजारों पक्षी अचानक विमान के बाहर दिखाई देते हैं और जोर जोर से एयरक्राफ्ट से टकराने लगते हैं। खिड़कियां टूट जाती हैं और प्लेन के इंजन्स बर्बाद हो जाते हैं। इस वजह से विमान अपना कंट्रोल खो देता है और इंग्लैंड की तरफ जाते हुए आसमान से गिरने लगता है। इतनी भयानक तबाही और प्लेन क्रैश के बीच भी निक जेनी को पैराशूट पहनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसकी जान बचाने के लिए उसे विमान से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन दुर्भाग्य से निक बाकी सैनिकों के साथ क्रैश प्लेन के अंदर ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि क्रैश में सभी की मौत हो गई। अगले सीन में जेनी को मॉर्ग ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उससे प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए कहते हैं। उधर निक अचानक बॉडी बैग के अंदर जिंदा जाग जाता है। वो पूरी तरह डरा हुआ और हैरान होता है कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे क्रिस वहां खड़ा दिखाई देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि साफ तौर पर उसे मर जाना चाहिए था। निक तुरंत उससे जवाब मांगता है, लेकिन क्रिस सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान देता है और कहता है कि अब उसे सब समझ आ चुका है। कुछ पलों बाद जेनी कुछ डॉक्टर्स के साथ वहां पहुंचती है। निक को जिंदा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे पहले ही मरा हुआ करार दिया जा चुका था। वहीं पता चलता है कि सिर्फ निक ही क्रिस को देख और उससे बात कर सकता है। उधर क्रैश साइट के दूसरी तरफ 2 ऑफिसर्स जांच कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को अहमनेत का ताबूत मिल जाता है। जिज्ञासा में वो ताबूत खोल देता है और अंदर अहमनेत की असली मम्मी वाली लाश देखता है। वो तुरंत अपने साथी को बुलाता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर उसके पास पहुंच भी नहीं पाता कि अहमनेत अचानक जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो उस आदमी की जीवन शक्ति चूसने लगती है। जैसे जैसे वो ऐसा करती है उसका शरीर और ताकत धीरे धीरे वापस आने लगती है। इसके बाद वो दूसरे ऑफिसर के साथ भी बिल्कुल यही करती है। तभी आखिरकार ये सच सामने आता है कि जो भी इंसान उसके हाथों मरता है वो उसका गुलाम बन जाता
जाता है और उसके हर आदेश का पालन करता है। इसी बीच निक और जेनी एक बार में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निक प्लेन क्रैश से कैसे बच गया, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। सारी बातों पर चर्चा करते हुए जेनी अचानक एक चौंकाने वाली थ्योरी बताती है। वो कहती है कि इतिहास में एक इजिप्शियन प्रिंसेस थी जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया था, और उसका मानना है कि वो प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि अहमानेत ही थी। जेनी ये भी बताती है कि अहमानेत एक खास खंजर इस्तेमाल करती थी जिसके हैंडल में एक जादुई पत्थर लगा हुआ था। उसी खंजर की मदद से सेथ को इंसानी दुनिया में लाने वाला रिचुअल किया जाना था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक बाद में वो पत्थर उस खंजर से अलग हो गया था और क्रूसेडर्स उसे चुराकर अपने एक नाइट के साथ छिपा कर ले गए थे। जेनी बताती है कि हाल ही में उन्हें एक प्राचीन क्रूसेडर सेमेट्री मिली थी और उसे पूरा यकीन है कि वही खोया हुआ पत्थर वहां छिपा हो सकता है। जब जेनी ये सब बता रही होती है तब निक बार बार क्रिस को कमरे के अलग अलग कोनों में खड़ा देखता रहता है, जैसे वो हर जगह उसका पीछा कर रहा हो। इस वजह से परेशान होकर निक खुद को संभालने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन जब वो आईने में देखता है तो वहां भी उसे क्रिस दिखाई देता है। अब निक को लगने लगता है कि शायद वो सच में अपना दिमाग खो रहा है। तभी क्रिस उससे कहता है कि उन दोनों को अहमानेत ने श्राप दिया है और अगर निक ने उसके लिए तय किए गए रास्ते का पालन नहीं किया तो उनकी हालत और भी बदतर हो जाएगी। इसी बीच जेनी चोरी छिपे हेनरी जेकिल से संपर्क करती है और उसे निक के साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है। हेनरी उसे आदेश देता है कि वो तुरंत निक को उसके पास लेकर आए, लेकिन ध्यान रखे कि उसे अभी पूरा सच पता न चले। मानसिक रूप से टूट चुका और बेहद परेशान निक भटकते हुए एक अंधेरी गली में पहुंच जाता है। तभी अचानक अहमानेत उसके सामने दिखाई देती है। उसी समय हजारों चूहे उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और फिर सीधे निक की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ एक और डरावना विजन था। असल में निक सड़क के बीचों बीच खड़ा था और एक कार उसे लगभग टक्कर मारने वाली थी। जेनी तुरंत उसे खींचकर बचा लेती है। इसके बाद निक उससे कहता है कि अहमानेत को लेकर उसकी थ्योरी बिल्कुल सही थी। वो जेनी को उन डरावने विजन्स के बारे में बताता है जो उसे लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेनी कहती है कि शायद ये सब मर्क्यूरी के असर की वजह से हो रहा है। फिर भी निक जोर देकर कहता है कि उसे खुद ताबूत देखना होगा, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो अहमानेत की असली लाश देख लेगा तो साबित हो जाएगा कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। उधर अहमानेत अलग अलग आदमियों की जीवन शक्ति चूसती रहती है। इससे उसकी ताकत लगातार बढ़ती जाती है और उसका असली इंसानी रूप भी लगभग पूरी तरह वापस आ जाता है। कुछ देर बाद निक और जेनी वापस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। जेनी सीधे ताबूत की तरफ चली जाती है, जबकि निक अजीब तरीके से पास के एक चर्च की तरफ खींचा चला जाता है। जैसे ही वो चर्च को देखता है उसे फिर अहमानेत का विजन दिखाई देता है और जब वो अचानक होश में आता है तब उसे एहसास होता है कि वो पहले ही चर्च के अंदर पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद अहमानेत के गुलाम उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। तभी अहमानेत वहां आती है ताकि सेथ को दुनिया में लाने वाला रिचुअल शुरू कर सके। वो एक प्राचीन स्टेच्यू को तोड़ देती है जिसके अंदर सेथ का खंजर छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो निक को खंजर से मारने वाली होती है उसे पता चलता है कि खंजर में लगा जादुई पत्थर गायब है। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। उसी समय जेनी चर्च के अंदर पहुंचती है, लेकिन अहमानेत तुरंत उस पर हमला कर देती है। निक और जेनी किसी तरह उन मम्मियों से लड़ते हैं और उन्हें गिराकर अहमानेत से बच निकलते हैं। आखिरकार दोनों चर्च से भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागते समय जेनी को एहसास होता है कि निक का अहमानेत के साथ कोई अजीब कनेक्शन है, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा उसे सीधे मम्मी की सही लोकेशन तक ले जाता है। निक तुरंत इस बात से इनकार करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे अचानक एहसास होता है कि बिना ध्यान दिए वो गाड़ी वापस उसी चर्च की तरफ मोड़ चुका है, जैसे कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। तभी उसे समझ आता है कि अहमानेत सच में उसके दिमाग के अंदर मौजूद है और धीरे धीरे उस पर अपना असर डाल रही है। दोनों फिर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अहमानेत की मम्मियां उनका पीछा करने लगती हैं। इसी चक्कर में उनकी गाड़ी बेकाबू होकर क्रैश हो जाती है। कुछ पलों बाद अहमानेत वहां पहुंचती है और अपनी शक्तियों से निक को आसानी से जमीन पर गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो जेनी को मार पाती, अचानक हथियारों से लैस कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास खास तरह के वेपन्स होते हैं और वो जेनी को मम्मी से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अहमानेत को पकड़ने के बाद उन रहस्यमयी लोगों में से एक आदमी निक के पास आता है और तुरंत उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद निक एक रहस्यमयी फैसिलिटी के अंदर होश में आता है जिसे वो पहचान नहीं पाता। वहीं आखिरकार डॉक्टर हेनरी जेकिल उससे अपना परिचय कराता है। हेनरी बताता है कि वो प्रोडिजियम नाम की एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जिसका काम दुनिया भर में मौजूद खतरनाक सुपरनैचुरल खतरों को ढूंढना
और खत्म करना है। फिर ये भी पता चलता है कि हेनरी खुद भी एक शैतानी बीमारी से संक्रमित है जो धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेती है। इसी वजह से वो खुद को लगातार एक खास सीरम इंजेक्ट करता रहता है ताकि उसका शैतानी बदलाव रुक सके। इसके अलावा हेनरी ये भी बताता है कि जेनी काफी समय से प्रोडिजियम के लिए काम कर रही है और शुरू से ही अमानत के मामले पर नजर रख रही थी। इसके बाद हेनरी निक को दिखाता है कि उन्होंने अमानत को सही सलामत पकड़ लिया है और अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नसों में सीधे मर्क्यूरी इंजेक्ट की जा रही है। हेनरी समझाता है कि धीरे धीरे अमानत के शरीर में मौजूद मर्क्यूरी जम जाएगी और आखिरकार उसे पूरी तरह मार डालेगी। कुछ देर बाद अमानत फिर निक से बात करती है। वो कहती है कि जैसे ही सेथ पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा, निक अमर हो जाएगा और उसके पास जिंदगी और मौत दोनों पर शक्ति होगी। वो ये भी कहती है कि निक राजा बनेगा और वो खुद रानी बनेगी और दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कुछ ही पलों बाद मर्क्यूरी के असर से अमानत का शरीर जलने लगता है। हालांकि निक जानता है कि वो कितनी खतरनाक है, फिर भी वो हेनरी से विनती करता है कि वो उसे तकलीफ देना बंद करे। ये बात हेनरी को हैरान भी करती है और उसके अंदर दिलचस्पी भी जगाती है। इसी बीच हेनरी के आदमी खंजर का खोया हुआ पत्थर ढूंढ निकालते हैं। उधर अमानत जेनी से रहस्यमयी अंदाज में बात करती है। वो उसे याद दिलाती है कि खंजर, पत्थर और निक तीनों को एक ही जगह पर किसी खास वजह से लाया गया है। फिर वो जेनी से पूछती है कि आखिर उसे क्या लगता है हेनरी का असली इरादा क्या है। तभी अचानक जेनी को हेनरी की असली योजना समझ आ जाती है। हेनरी चाहता था कि सेथ निक के शरीर पर कब्जा कर ले ताकि मौत के देवता को एक असली इंसानी शरीर मिल सके और जैसे ही सेथ इंसानी रूप में आए वो उसे हमेशा के लिए मार सके। जेनी तुरंत हेनरी से इस योजना को लेकर सवाल करती है, लेकिन हेनरी कहता है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, अमानत के श्राप की वजह से निक की मौत आखिरकार तय है। ये सुनकर गुस्से में निक हेनरी का सीरम छीन लेता है और कहता है कि जब तक वो कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढेगा उसे सीरम वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीरम ना मिलने की वजह से हेनरी पूरी तरह अपने डरावने मॉन्स्टर रूप मिस्टर हाइड में बदल जाता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर को बंद करने के लिए चेम्बर खुद ब खुद सील होने लगता है, जेनी और एक गार्ड वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन निक उसी कमरे में मिस्टर हाइड के साथ फंस जाता है। इसी दौरान अमानत एक टेक्नीशियन को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसकी मदद से अपनी कैद से आजाद हो जाती है। भयानक लड़ाई के बाद निक किसी तरह मिस्टर हाइड को काबू में कर लेता है और उसे दोबारा सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो फिर से सामान्य इंसान बन जाता है। कुछ देर बाद जेनी वहाँ पहुँचती है और निक से कहती है कि उन्हें तुरंत क्रूसेडर कब्रिस्तान जाना होगा ताकि पत्थर को नष्ट किया जा सके। वो समझाती है कि जैसे ही पत्थर नष्ट होगा अमानत रिचुअल पूरा नहीं कर पाएगी और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब निक और जेनी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं तभी अमानत अपनी पूरी शक्ति छोड़ देती है और एक विशाल रेत का तूफान पैदा कर देती है जो पूरे लंदन को अपनी चपेट में ले लेता है। इस अफरा तफरी के बीच निक और जेनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी क्रिस एक बार फिर निक के सामने दिखाई देता है। क्रिस उससे कहता है कि वो उसके पीछे आए क्योंकि उसे पता है कि पत्थर कहाँ छिपा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पूरे समय झूठ बोल रहा था और सिर्फ निक और जेनी को अमानत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अमानत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्रूसेडर नाइट्स की लाशों को दोबारा जिंदा कर देती है ताकि वो पत्थर वापस हासिल करने में उसकी मदद कर सके। लंदन अंडरग्राउंड के अंदर अचानक जेनी पर उन ममियों में से एक हमला कर देती है, लेकिन ठीक समय पर निक वहां पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन तभी उन ममियों में से एक उन्हें दीवार तोड़कर दूसरी तरफ फेंक देती है जहां प्राचीन कब्रिस्तान का पानी से भरा हिस्सा मौजूद होता है। निक एक बार फिर जेनी को दूसरी मम्मी से बचा लेता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते अमानत अचानक आ जाती है और जेनी को पानी के अंदर खींच ले जाती है। निक तुरंत उनके पीछे पानी में कूद जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस खत्म होने लगती है और मजबूर होकर उसे वापस ऊपर आना पड़ता है। फिर वो दोबारा पानी के अंदर जाता है। जब वो वापस नीचे पहुंचता है तो दूर उसे जेनी का बेहोश शरीर दिखाई देता है जिसके चारों तरफ कई ममियां खड़ी होती हैं। निक लगभग उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी और ज्यादा ममियां उसे रोकने आ जाती हैं। आखिरकार वो किसी तरह उनसे बच निकलता है और तेजी से तैरते हुए जेनी को लेकर सतह तक वापस आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेनी अब जिंदा नहीं रहती। कुछ पलों बाद अमानत वहां आती है और निक को समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि जेनी को भूल जाओ और उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लो, लेकिन हर बार जब निक जेनी की बेजान लाश को देखता है उसका गुस्सा अमानत के लिए और बढ़ जाता है। इसीलिए वो
वो तुरंत अहमनेत पर हमला कर देता है, लेकिन अहमनेत आसानी से उसे हरा देती है। फिर भी लड़ाई के दौरान निक किसी तरह उससे खंजर छीनने में कामयाब हो जाता है। वो पत्थर को नष्ट करने ही वाला होता है कि अहमनेत उसे याद दिलाती है कि अगर वो सेथ को अपने शरीर पर कब्जा करने दे तो उसे जिंदगी और मौत दोनों पर शक्ति मिल जाएगी। उसी पल निक को एहसास होता है कि जेनी को बचाने का अब सिर्फ यही आखिरी रास्ता बचा है। बिना एक पल गंवाए वो खुद को उसी खंजर से मार लेता है। कुछ ही देर बाद सेथ पूरी तरह निक के शरीर पर कब्जा कर लेता है और निक अहमनेत के लिए अपना प्यार जाहिर करता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेनी के शरीर पर पड़ती है, अचानक निक दोबारा खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर सेथ की शक्तियों का इस्तेमाल करके वो अहमनेत की जीवन शक्ति चूस लेता है। इसके बाद वही शक्ति इस्तेमाल करके वो जेनी को दोबारा जिंदा कर देता है। जब जेनी होश में आती है तो सबसे पहले उसे अहमनेत की मरी हुई लाश दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद वो निक को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे निक एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आने की कोशिश करती है, निक उसे रोक देता है और कहता है कि फिलहाल उससे दूर रहे। निक बताता है कि अब उसे खुद नहीं पता कि वो आखिर क्या बन चुका है और उसे डर है कि कहीं वो जेनी को नुकसान ना पहुंचा दे। जाने से पहले निक उससे कहता है कि वो उसे सच में प्यार करता है और काश उनके पास साथ बिताने के लिए थोड़ा और वक्त होता। ये कहने के बाद हेनरी और उसके आदमी वहां पहुंचने से ठीक पहले निक वहां से गायब हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हेनरी और जेनी इस बारे में बात करते दिखाई देते हैं कि आखिर निक कहां चला गया होगा। हेनरी कहता है कि अब निक एक मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है, इसलिए शायद वो पूरी दुनिया में घूमकर अपने श्राप का इलाज ढूंढने की कोशिश करेगा। उधर इजिप्ट में निक को एक नई यात्रा की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ क्रिस भी होता है, जिसे निक ने अपनी शक्तियों से दोबारा जिंदा कर दिया था। फिल्म के अंतिम पलों में निक और क्रिस घोड़ों पर सवार होकर रेगिस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि निक के पीछे एक विशाल रेत का तूफान चलता दिखाई देता है, जो उसकी नई शक्तियों का प्रतीक होता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।